महोदय, इनको पहले बिठाइए, इस सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले। महोदय, जब भी हम खड़े होते हैं इनको आपत्ति शुरू हो जाती है। सर मुझे बोले डोंट बी टेल साल 2007 संसद का सत्र चल रहा था। केंद्र में यूपीए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पूरे प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। तभी लोकसभा अध्यक्ष गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं। योगी ने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते वो इतने भावुक हो गए कि फफक कर रो पड़े। साथ ही सांसदों ने हौसला देने की कोशिश की, लेकिन योगी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। मगर इतने बड़े राजनेता होने के बावजूद वो इतने कमजोर क्यों पड़ गए थे? उत्तर प्रदेश में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था और कैसे कुछ ही सालों में योगी आदित्यनाथ में इतना बदलाव आया कि 2017 में वही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। क्या हुआ था जब योगी अकेले संसद में लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी से भिड़ गए थे, और कैसे उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए उनकी काफी मजाक भी उड़ाई थी। जानेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बदलाव और बदले के ऐसे कुछ अनसुने किस्से कहानियां। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साल 1972 उत्तराखंड के पंचूर गांव में एक साधारण राजपूत परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अजय सिंह विष्ट। अजय बचपन से ही जिज्ञासु थे और कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से हुई थी, जिन्होंने साल 1998 में अजय को अपना उत्तराधिकारी बनाया। महज 26 साल की उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर भगवा वस्त्र धारण कर लिया और इस तरह अजय बने योगी आदित्यनाथ। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ साधु तक सीमित नहीं रही। योगी जल्द ही गोरखनाथ मठ के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। वो गांव-गांव जाकर गरीबों की मदद करते, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कैंप लगाते और युवाओं को संगठित करते। उस साल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई थी। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी जिम्मेदारियां आदित्यनाथ को सौंप दी और भाजपा से चुनावी मैदान में उतरे 26 साल के योगी ने समाजवादी पार्टी के जमुना प्रसाद निषाद को 26,206 वोट से हरा दिया और बन गए लोकसभा के सबसे युवा सांसद, जो उनकी उम्र से भी ज्यादा अनुभव वाले दिग्गज नेताओं के सामने बच्चे लगते थे और शुरुआत में उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। बाकी सांसद उन्हें एक संत, बाबा या पुजारी समझते थे, जिसे राजनीति और प्रदेश के विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन जब योगी ने दहाड़ा तो सभी दंग रह गए। पिछले 50 वर्षों में इस देश में जो भी सरकारें आई, उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान देने का नारा इस देश की जनता को तो दिया, लेकिन ये नारे और वायदे मात्र नारे और वायदे तक ही सीमित रह गए। अपने इस भाषण के आगे योगी ने कहा, कभी कभी ये सोचकर अफसोस होता है कि नीतियां तो हम दिल्ली और लखनऊ में बैठकर बनाते हैं, लेकिन ये नीतियां देश के 70 से 75% गांव में रहने वाली जनता के लिए कितनी कारगर सिद्ध होती है। हम सपना तो देखते हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाएं, लेकिन क्या हमने कभी इस देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार करने का ध्यान दिया? कभी नहीं दिया। आगे वो बोले, इस देश के गांव में रहने वाले उन गरीब लोगों के ओर कभी हमने ध्यान दिया? कभी नहीं दिया। और इसी का कारण है कि आज जब देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ में अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है, तो एक कार्यक्रम मात्र सरकारी कार्यालय तक ही सीमित रह गए हैं। आम जनता को हम उनसे नहीं जोड़ पाए हैं। योगी आदित्यनाथ को उस वक्त कम पढ़ा लिखा समझा जाता था, लेकिन रिसर्च और आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने अपनी बात को जितनी गहराई से रखा, वो सुनकर आज से 28 साल पहले सभी सांसद चौंक गए थे। इस देश में 43% नागरिक आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 13% व्यक्तियों की आय 3 रुपया प्रतिदिन है। 18% व्यक्तियों की 5 रुपया प्रतिदिन है। 61% महिलाएं आज भी अशिक्षित हैं।
गांव में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 20% है। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत की जनसंख्या प्रति साल 2 करोड़ के दर से बढ़ रही है, यानी करीब 40,000 परिवार। लेकिन उन 40,000 परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था कैसे होगी, हमें इस पर ध्यान देना होगा। हालांकि पूर्व सरकार ने जो भी योजनाएं बनवाई वो कुछ चंद लोगों को ध्यान में रखकर बनाई, लेकिन हमें एक निश्चित राष्ट्रीय आवास नीति बनाना चाहिए। निश्चित अगर हमें इस देश की के लिए एक राष्ट्रीय आवास नीति बनानी चाहिए और उस राष्ट्रीय आवास नीति को इस देश की अर्थनीति और इस देश के औद्योगिक नीति से जोड़ना होगा और इसके लिए हमें इस देश के गांवों को चुनना होगा। जब तक इस देश के गांवों का विकास नहीं होगा तब तक गांव से जो पलायन हो रहा है, जो शहरों की ओर पलायन हो रहा है, तब तक यह नहीं रुक पाएगा। यही वो वक्त था जब योगी आदित्यनाथ ने इतनी छोटी सी उम्र में विपक्ष के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की थी और कई बार वो अपनी मजाकी अंदाज में अपनी बातें इस तरह रखते थे कि सभी सांसद हंसी ठहाके लगाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। जैसे कि उन्होंने रेल मंत्री ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए चालाकी से अपनी सभी मांगे उनके सामने रख दी। जब से रेल मंत्री बनी है तो निश्चित ही रेल के चाहे माल भाड़ा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे यात्री सुविधाओं के बारे में रहा हो, कुछ सुधार हुआ है और उसी का परिणाम है। आगे उन्होंने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलना शुरू किया, मगर तभी लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे कहा कि जल्दी मुद्दे पर आइए, लेकिन फिर भी योगी ने 8 से 10 मिनट लिए। देखिए मजेदार संवाद। विषय पे ही आ रहा हूँ मैं, थोड़ा हल्की सी भूमिका बनाते हुए चल रहा हूँ मैं। भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे विषय पर आइए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी जिसमें रोजाना हजारों व्यापारी और नौकरी करने वाले लोग सफर करते, लेकिन केंद्र सरकार ने उस ट्रेन को बंद कर दिया था। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया उस ट्रेन को फिर से शुरू करवाइए, फिर अपनी दूसरी मांग रखिए। गोरखपुर में एक धर्मशाला बाजार में ओवरब्रिज की मांग वर्षों से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सूचित किया कि हमने 3 करोड़ रुपया उस ओवरहेड ब्रिज के लिए स्वीकृत किया है और प्रस्ताव हमने रेल मंत्रालय को भेजा है। महोदय, अगर वो प्रस्ताव आया होगा तो रेल का जो भी हिस्सा बनता हो आप भी अपनी तरफ से एक बार स्वीकृति दे करके गोरखपुर चल करके उस ओवरहेड ब्रिज का शिलान्यास अपने कर कमलों से कर दें तो कुछ विकास के नाम पर कुछ कार्य गोरखपुर में हो जाएंगे। तभी उनका समय पूरी होने की घंटी बज गई, लेकिन योगी नहीं रुके। और एक सबसे महत्वपूर्ण मांग, आगे उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य बिहार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गोरखपुर से दिल्ली आने वाली एकमात्र ट्रेन बिहार से शुरू होती है, लेकिन बिहार में चूंकि टिकट नहीं खरीदना पड़ता है इसलिए महोदय वह ट्रेन ऊपर नीचे फुल होके आती है और उसका परिणाम है कि गोरखपुर आते आते हम लोगों को सीट ही नहीं मिलती है। आगे वो बोले, पिछले हफ्ते ही मुझे इस ट्रेन में सीट नहीं मिली थी, जो सुनकर ममता बनर्जी की भी हंसी छूट गई। उस ट्रेन में हम लोगों को सीट नहीं मिला और उसके बाद वहाँ पर जब काफी विवाद की स्थिति पैदा हुई, बाद में चेक किया गया तो उसमें तमाम ऐसे लोग थे जो सांसद के नाम से रिजर्वेशन करा के चल रहे थे, सांसद नहीं थे। महोदय, कम से कम इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगे, इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगे और सांसद ही जाए। इस तरफ उन्होंने गोरखपुर से दिल्ली चलने वाली स्पेशल ट्रेन की मांग भी रख दी। इस तरफ बिहार के नेताओं की खिल्ली तो वे हमेशा उड़ाया करते थे, लेकिन साल 2004 में एक सत्र में उनका आमना सामना उस वक्त के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से हो गया। ऐसा नहीं हो कि माननीय सदस्य बोलते जाएं, आज चलते जाएं, हम ही अकेले रह जाएं। लालू जी के बाद योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू किया और आज भारतीय रेल, महोदय, कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, भारतीय रेल न रह करके केवल लालू मेल बन करके रह गई है। आगे वो लालू प्रसाद को ट्रोल करते हुए कहते हैं कि माननीय रेल मंत्री एक भारत के रेल मंत्री ना रहकर मात्र बिहार के श्रीमती राबड़ी देवी जी के रेल मंत्री बनकर रह चुके हैं और अधिकतर योजनाएं वो बिहार की लेते हैं, जो सुनकर लोकसभा स्पीकर की भी हंसी छूट गई। राबड़ी देवी जी के रेल मंत्री बनकर के रह चुके हैं और अधिकतर बिहार की योजनाओं को उन्होंने लिया है। अरे उनके तो है ही है, उनके तो है ही, आपको क्या, उनको आपत्ति, आपकी आपत्ति क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारत के बारे में एक सोच स्थापित करनी चाहिए। आगे वे बोले, माननीय रेल मंत्री उत्तर प्रदेश के हित के बारे में कभी नहीं सोचते। हो सकता है कि यूपी के मुख्यमंत्री से उनकी राजनीतिक दुश्मनी होगी, लेकिन हम लोगों से किस बात की, और दिल्ली तक का सफर करना है तो उत्तर प्रदेश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से माननीय रेल मंत्री भारत के रेल मंत्री न बनकर के केवल कूप मंडूक बनकर के रहना चाहते हैं, बिहार के अंदर बनकर के रहना चाहते हैं, हमें उस पर आपत्ति है और इसलिए अपना विरोध दर्ज करने के लिए आज यहाँ पर जब रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, हमारी आपत्तियों को अवश्य दर्ज किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को लालू इतने पसंद हैं तो वे उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते। अगर कांग्रेस वालों को लालू जी इतने ही पसंद हैं तो लालू जी को क्यों प्रधानमंत्री नहीं बना देते हैं। इसी दौरान उन्होंने सामने आवाज उठा रहे कांग्रेस के कुछ सांसदों को सोनिया गांधी के चमचे तक कह दिया। सभापति महोदय, इनको पहले बिठाइए, इस सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले।
महोदय जब भी हम खड़े होते हैं भैया, अभी देखो। इनको आपत्ति शुरू हो जाती है। मगर हमेशा मजाकिया मूड में रहने वाले योगी आदित्यनाथ एक बार संसद में फफक कर रो पड़े थे, लेकिन क्यों? सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम तो साल 1998 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 1999 और 2004 में भी लगातार जीत हासिल की, लेकिन दिक्कत यह थी कि प्रदेश की सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथों में थी और योगी को शुरू से ही राजनीतिक टकराव और भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसी दौरान साल 2007 में तो हालात इतने बिगड़े कि योगी आदित्यनाथ को मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 11 दिनों तक जेल में डाल दिया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया। ये दौर उनके लिए बेहद कठिन साबित हुआ। मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूँ। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। मैं उससे टूट चुका हूं और आज मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या ये सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। योगी बोले कि मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है, और वो भी सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। वो भी एक दौर था जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, और आज भी एक दौर है जब योगी उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां उनकी धमक ने बदमाशों की गिरेबान दबोच रखी है। और उत्तर प्रदेश में आए दिन बदलावों के साथ कुछ बदलाव योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व में भी दिखते हैं। वो अभी भी किसी से नहीं डरते और आंसू बहाने के बजाय ऐसे दहाड़ते हैं कि यूपी का पूरा गुंडा राज उनसे डरता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के एनकाउंटर और अतीक अहमद हत्याकांड के बाद योगी के उस बयान की खूब चर्चा हुई जिसमें वो कहते दिखे कि यूपी में अब सिर्फ बदमाशों का राज नहीं होगा, किसी माफिया का राज नहीं होगा, बल्कि यहाँ कानून का राज चलेगा। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। आगे वो बोले, और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, और स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। इसके अलावा उन्होंने एक बार जनता के बीच उनकी समस्या सुनते हुए पुलिस प्रशासन को भी उनकी गलती का एहसास करते हुए धमका दिया था। जो मार खा रहा है उसी को आप बिठा रहे हैं। एक थाने में आप क्या बिठाया हो, बैठा हुआ है ना। एक दूसरा, आपको ये भी मालूम है कि 24 घंटे ज्यादा आप किसी को नहीं बिठा सकते, आपने बिठाया हुआ है। आगे उन्होंने बिल्कुल नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह साफ शब्दों में पुलिस ऑफिसर्स को उनका काम याद दिला दिया। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। पार्टी नहीं है, हम आपके, मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ख्याल रखिए। वहीं संसद में भी जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तब बाकी सांसद या तो हंसी के ठहाके लगाते हैं या चौंक जाते हैं, क्योंकि अब योगी जी ना कभी भावुक होते दिखते हैं ना डरते दिखते हैं। जैसे कि आपने अभी उनका रोने वाला बयान सुना, अब ये वाला बयान सुनिए। सरकार किसकी है? उपलब्ध हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है?
वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी पर माफिया को पालने का आरोप लगाया था। सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या अपराधी नहीं था? आगे वो गुस्से में बोले, अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आखिर में हम आपको योगी आदित्यनाथ की वो वायरल क्लिप दिखाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने गुस्से में आकर उनके भाषण के बीच में बोल रहे विपक्ष के नेताओं को डांट दिया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप, फालतू बात करते हैं। आगे उन्होंने गुस्से में कहा कि विपक्ष के दौर में कई दंगे हुए थे जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज नहीं उठाई। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं। आगे वो बोले, 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। उनके इस बयानों से संसद में हल्ला मच गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा, उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके अपने हो गए और इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया है। असम के अंदर आज कोकराझार, धुबरी, चिरांग और बरपेटा जिले जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे सर्वाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पर आकर के जमीनों पर कब्जा किए हैं। इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ साथ उनके राशन कार्ड बनाए हैं और बेशर्मी के साथ देश के साथ खिलवाड़ उन्होंने वहां पर उनके माध्यम से करवाया। आगे उन्होंने सेकुलरिज्म को लेकर ये कहा, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और कम्युनिस्टों से भी, कोयम्बटूर और बेंगलुरु धमाकों का जो अभियुक्त है उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया जाता है। दोनों दल एक साथ मिलकर के अपील करते हैं कि उसको छुड़वाओ। क्या यही सेकुलर है? क्या इनका यही सेकुलर एजेंडा है? क्या यही इस देश में यही सेकुलरिज्म है? तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से राज्य में कितने बदलाव आए और क्या योगी जी पीएम नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के बाद भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं या नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके प्लीज 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी अनसुने भाषण और कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।